हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की किताब फर्स्ट फ्लाइट का चौथा लेसन। लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से, कि इसकी लेखिका भी खुद ही है वो एन फ्रैंक। तो इस डायरी के अंदर बताया गया है कि जो एन फ्रैंक है वो किस तरह से अपने स्कूल जाती है। इन्होंने अपने माता पिता के बारे में लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है और स्कूल के टीचर्स के बारे में भी इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो यहाँ पर जो दिया गया लेसन है वो उसकी डायरी से लिया गया एक अंश है कि उन्होंने क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस लेसन को पढ़ने से पहले कि बिफोर यू रीड, कि आप ये लेसन को पढ़ेंगे तो उससे पहले कुछ विशेष बातें जिससे लेसन अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो एनालिज मेरी एन फ्रैंक, ये पूरा नाम है इनका। 12 जून 1929, फरवरी मार्च 1945, यानी कि 12 जून 1929 को पैदा हुई थी और फरवरी या मार्च 1945 के अंदर मर गई थी। वाज जर्मन बॉर्न ज्यूइश, ज्यूइश का मतलब यहूदी। जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म होते हैं वैसे यहूदी धर्म होता है। तो ये यहूदी धर्म को मानने वाली एक लड़की थी। हु रोट वाइल, और इन्होंने जब लिखा इस कहानी को तब लिखा वाइल इन हाइडिंग, कि जब ये छिपे हुए थे, विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 मित्रों के साथ, इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड, कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये एम्स्टर्डम के अंदर छिपे हुए थे। ये जगह का नाम है एम्स्टर्डम। इस जगह में छुपे हुए थे और ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। इस दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था, तब इन्होंने लिखा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तो इनका परिवार, हर फैमिली ने, इसका परिवार भी क्या हुआ, हैड मूव्ड, वो चला गया टू एम्स्टर्डम, यानी एम्स्टर्डम शहर में, आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर, जब नाजियों ने ताकत प्राप्त कर ली, इट मीन सत्ता में आ गए जर्मनी के देश के अंदर। तो इनका परिवार एम्स्टर्डम में चला गया, परंतु वर ट्रैप्ड, लेकिन ये पकड़े गए। ट्रैप्ड यानी जाल में फंसना या पकड़े जाना। तो पकड़े गए। द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड, क्योंकि नाजियों का जो साम्राज्य था, ऑक्यूपेशन यहाँ पर मतलब होगा साम्राज्य, तो इनका जो साम्राज्य था एक्सटेंड, वो बढ़ गया इनटू द नीदरलैंड्स, यानी नीदरलैंड्स तक इनका साम्राज्य बढ़ गया। तो ये एम्स्टर्डम में छुप गए। एज प्रिसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, लेकिन जब परसिक्यूशन यानी अत्याचार, तो अत्याचार बढ़ गए अगेंस्ट द ज्यूइश यानी यहूदी पॉपुलेशन यानी कि जनता या जनसंख्या, तो यहूदी जनसंख्या के ऊपर या यहूदी लोगों के ऊपर जब अत्याचार बहुत बढ़ गए, इनके बढ़ गए, द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो ये जो पूरी फैमिली थी यहाँ कहाँ चली गई, हाइडिंग यानी छुपने के लिए। इन जुलाई 1942 यानी 1942 की जुलाई थी, उसके अंदर ये छिपने के लिए हर फादर ऑटो फ्रैंक, तो इनके जो पिताजी थे ऑटो फ्रैंक जो नाम था उनका, तो उनका जो ऑफिस था उस ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ये छिप गए। लेकिन आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बीट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड। लेकिन 2 साल तक छुपे रहने के बाद क्या हुआ कि इनके साथ एक विश्वासघात हुआ। बीट्रेड यानी विश्वासघात या धोखा हो गया इनके परिवार के साथ, और ये इनका बंडा फूट गया और इनका पता चल गया कि कहाँ छुपे हुए हैं। तो फिर इनको पकड़कर कहाँ लाया गया, ट्रांसपोर्टेड यानी उनको लाया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब था नज़रबंदी का जो शिविर था, नज़रबंदी शिविर, उसके अंदर लाया गया। वेयर एन डाइड, जहाँ पर एन मर गई।
ऑफ टाइफस, टाइफस यानी टाइफाइड, जिसे हम नखाड़ा भी बोलते हैं या टाइफाइड बोलते हैं। तो ये टाइफस बीमारी की वजह से मर गई इन बर्जन बेल्सन, ये जगह का नाम है, इस जगह पर मरी विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, कुछ दिनों के बाद अपनी बहन के, यानी ये इसकी बहन जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक, वो भी यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर आने के बाद मर गई थी। तो उसके मरने के कुछ दिन बाद ही ये एन फ्रैंक भी टाइफाइड होने की वजह से मर गई थी। हर फादर ओट्टो, अब इनके पिताजी का नाम था ओट्टो, द ओनली सर्वाइवर, सर्वाइवर यानी जीने वाले, केवल अकेले जीवित व्यक्ति बचे ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप में से वो रिटर्न टू एम्स्टर्डम, तो एक व्यक्ति ये एम्स्टर्डम वापस लौटे उस ग्रुप में से आफ्टर द वॉर एंडेड, जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तो उन्होंने पाया कि उसकी जो डायरी थी, यानी एन फ्रैंक की जो डायरी थी, हैड बीन सेव्ड, उसको बचा लिया गया था या वो सेफ थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, अब इसको क्या माना गया या उसके पिता ने क्या माना, इसको कन्विंस्ड ने माना कि ये बहुत ही दुर्लभ, यूनिक यानी दुर्लभ रिकॉर्ड थी। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो इनके पिताजी ने क्या एक्शन लिया, इनके पिताजी ने सोचा क्यों ना इसको पब्लिश किया जाए, प्रकाशित किया जाए इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, अंडर द नेम द डायरी, उस डायरी के नीचे अंग्रेजी में नाम लिखा द यंग गर्ल, यानी एन फ्रैंक, उस लड़की का नाम लिखा गया डायरी को छपवाने के बाद, एन फ्रैंक। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944. The diary was given, तो ये डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13th, उसके 13वें जन्मदिन के ऊपर, एंड क्रॉनिकल द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, तो इसमें उनके जीवन का क्या है, क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है इतिहास, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इतिहास, तो इसके अंदर, इस डायरी के अंदर उसका इतिहास है, कब से कब का, 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1944, यानी 12 जून 1942 से लेकर उसकी अंतिम प्रविष्टि 1 अगस्त 1944 तक का इतिहास उसमें लिखा हुआ है इसकी डायरी में। तो जब ये डायरी छपी, It was eventually translated from its original Dutch into many languages, तो जब ये डायरी छपी तो इसका अनुवाद हुआ फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, तो ये वस्तुतः तो डच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन डच भाषा के से इसमें कई भाषाओं के अंदर इसका अनुवाद हुआ, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये संसार के अंदर पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा फेमस पुस्तकों में से एक पुस्तक बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और इस डायरी पर आधारित कई सारे फिल्म्स बनी, टेलीविज़न के नाटक बने, थिएटर्स के प्रोडक्शंस बने, यानी थिएटरों में नाटक मंचन किया गया, यहाँ तक कि एक ओपेरा हाउस भी इसके ऊपर बना है। Described as the work of mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. तो इस डायरी में क्या है, वर्णन है, described यानी वर्णित किया गया है, as the work of mature यानी कंप्लीट या परिपक्व, तो परिपक्व मस्तिष्क, और इंसाइटफुल अंतर्दृष्टि, यहाँ पर लिखता हूँ अंतर्दृष्टि, जो खुद के बारे में सोचे तो अंतर्दृष्टि मस्तिष्क की के बारे में लिखा गया है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और ये डायरी हमें प्रदान करती है, प्रोवाइड्स यानी प्रदान करती है, एन इंटीमेट अंतरंग एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, तो रोज़ाना की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके बारे में हमें बताती है ये डायरी, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के ऑक्यूपेशन एंड शासन,
तो नाजियों के शासन में रोज़ाना किस तरह से ज़िंदगी कटती थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो एन फ्रैंक बन गई है सबसे ज़्यादा रिनाउंड यानी प्रसिद्ध, या सब जिसको लोग सबसे ज़्यादा जाने, एंड डिस्कस्ड और चर्चित, द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट यानी यहूदियों के सत्यानाश, इसका पूरा मीनिंग है यहूदियों का सत्यानाश। तो इस यहूदियों के सत्यानाश को ही हम बोलते हैं होलोकॉस्ट। तो यहूदियों का जो सत्यानाश हुआ या उनके साथ जो पीड़ित हुआ या पीड़ा की गई तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चित और प्रसिद्ध रही वो एन फ्रैंक ही रही। अब देखते हैं हम लेसन। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। कि डायरी लिखना, राइटिंग यानी लिखना, डायरी लेखन या डायरी में लिखना, इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये वास्तव में एक अजीब अनुभव है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, स्ट्रेंज यानी अजीब, ये एक अजीब अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरी तरह के लोगों को। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग, कि ये अजीब अनुभव इसलिए नहीं है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा बिफोर एंड पहले, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl। कि ये अजीब इसलिए भी है क्योंकि it seems to me, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लेटर यानी बाद में, on neither कि लेटर ऑन के बाद में, neither ना तो मैं, आई यानी मैं, nor anyone या फिर कोई भी, else अन्य लोग, विल बी इंटरेस्टेड यानी रुचि लेंगे, इन द म्यूजिंग्स एंड चिंतन ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, 13 वर्षीय स्कूल गर्ल या स्कूल की जाने वाली लड़की। कि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में न तो मैं इंटरेस्ट लूँगी और न ही कोई अन्य व्यक्ति मेरी लिखी हुई चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा, या मैंने जो चिंतन किया एक तो उसमें कोई रुचि नहीं लेगा, क्योंकि मैं अभी कितने हूँ 13 years old। ओ वेल, अच्छा ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर पूरा है, मतलब इसका होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मैं लेखन को महसूस करती हूँ, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। क्योंकि मैं लेखन को महसूस करती हूँ, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इन सभी प्रकार की चीज़ों को, ऑफ, अभी ऑफ माई चेस्ट यानी मेरे सीने से निकाल दूँ, कि इन सभी चिंताओं को मैं अपने सीने से निकाल दूँ, अर्थात मैं लिखकर चिंताओं को बाहर निकाल कर मेरे मन का बोझ हल्का कर लूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि कागज़ के अंदर ज़्यादा धैर्य होता है, पेशेंस यानी धैर्य होता है, देन पीपल यानी लोगों की अपेक्षा कागज़ों में ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। तो ये जो कहावत थी कि कागज़ों में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है, इस कहावत को, दिस सेइंग यानी कहावत, इस कहावत को मैंने क्या किया था उन दिनों, थॉट यानी सोचा था, महसूस किया था। When जब आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, तो मैं थोड़ी निराश महसूस करती थी, डिप्रेस्ड यानी निराश, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं घर पर ही बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मेरी ठोड़ी, चिन यानी ठोड़ी, तो यानी कि मैं हाथों में अपना सिर, चेहरा रखकर बैठी हुई थी, बोर्ड और परेशान थी मैं, ऊब गई थी, एंड लिस्टलेस उदास, लिस्टलेस में उदास थी, वंडरिंग और मैं आश्चर्य कर रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मैं घर में ही रुकूं या फिर बाहर चली जाऊं। तो आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव नॉट पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स
रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। तुम देखते हैं कि हाँ, आई फाइनली स्टेड वेयर, तो मैं अंत में वहीं रुकी जहाँ पर मैं थी, यानी जहाँ पर मैं बैठी हुई थी वहीं पर रुक गई। तो ब्रूडिंग यानी चिंतन करते हुए, चिंतन करते हुए। तो मैं फाइनली वहीं पर रुक गई, चिंतित होते हुए, चिंतन करते हुए। हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि जो कागज़ होता है उसमें बहुत पेशेंस यानी धैर्य होता ही है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन, और जब से यानी अब तक मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया है कि मैं अपनी डायरी को किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ने दूं। स्टिफ बैक्ड है ना, मोटी जिल्द। तो ये जो मेरी मोटी जिल्द चढ़ी हुई जो मेरी डायरी है, नोटबुक डायरी, ग्रांडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, जिसको कि हम डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि मैं इसको तब तक दूसरों को नहीं पढ़ने दूंगी जब तक कि मैं कोई अच्छा या सच्चा मित्र प्राप्त न कर लूँ। यानी जब तक मुझे सच्चा मित्र नहीं मिलेगा मैं अपनी डायरी किसी को भी नहीं पढ़ने दूंगी। प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और ऐसा करने से शायद कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा या मेरी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि चलो मैं वापस अपने उस बिंदु पर आती हूँ कि प्रॉम्प्टेड है ना, प्रेरित किया या इंस्पायर किया। तो पहले तो मैं उस बात पे आती हूँ कि मुझे किस बात ने प्रेरित किया कि मैं एक डायरी रखूँ। फर्स्ट प्लेस यानी पहले स्थान पर, यानी पहले स्थान पर अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को रखूँ। तो वो बात थी आई डोंट हैव अ फ्रेंड, कि मेरे कोई मित्र ही नहीं था, मेरे एक भी मित्र नहीं था। इसी बात ने मुझे डायरी रखने को प्रेरित किया। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि चलो मुझे इसे और ज़्यादा साफ तौर पे बताने दो। लेट यानी दो, कि लेट मी मुझे बताने दो और साफ तौर पर, कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी व्यक्ति, नो वन यानी कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की पूर्ण रूप से, कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से, अलोन एंड अकेली है इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर पूर्ण रूप से अकेली है, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, यानी ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय, लविंग यानी प्रिय, ये प्यारे, बहुत ही प्यारे माता पिता हैं। एंड 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल इन आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे परिवार में कितने हैं, 30 लोग हैं। 30 पीपल यानी 30 लोग आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, तो मेरे एक अच्छा परिवार है। लविंग आंट्स, प्यारी, लविंग यानी प्यारी चाचियाँ। एंड गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो ऑन अ सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो सतही तौर पर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास हर वो चीज़ है जो मुझे खुश रखे, लेकिन एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे एक सच्चा मित्र नहीं है, कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं लेकिन सच्चा मित्र एक भी नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, कि जब भी मैं सोचती हूँ, आई एम विद माई फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं एक ही बात सोचती हूँ, हैविंग ए गुड टाइम, अच्छे समय के बारे में। यानी कि जब मैं अच्छा समय बिताने के लिए अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं एक ही बात सोचती हूँ कि काश मेरे कोई एक सच्चा मित्र होता। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, तो मैं अपने आप से बात नहीं कर सकती। आई कांट, मैं अपने आप को बात नहीं कर सकती, केवल किन के अलावा, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के अलावा, ऑर्डिनरी जो साधारण हो, और एवरीडे थिंग्स हैं रोज़ाना की वस्तुएं, कि मैं अपने आप से सिर्फ रोज़ाना की वस्तुओं के बारे में ही बात कर सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स इज़ द प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं लगता, वी डोंट सीम
कि हम इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्लोजर यानी पास में आ पाएंगे। यानी मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि शायद हो सकता है ये मेरी गलती हो, फॉल्ट यानी गलती, हो सकता है मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड, भरोसा करना, बातचीत करना, भरोसा करना, तो हो सकता है ये मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इन एनी केस, यानी चाहे कुछ भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये ऐसी ही रहेंगी, यानी परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दुर्भाग्य से ये परिस्थितियाँ चेंज भी नहीं होंगी, ये परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड टू डायरी, इसीलिए मैंने डायरी को लिखना शुरू कर दिया है। ये सब बातें हो रही है जब युद्ध के दौरान, जब वो छिपी हुई थी उन अपने पापा की ऑफिस के अंदर, तब ये सारी बातें थी कि ना तो मित्र थे, ना कुछ था, ना इनका मन लगता था, इसलिए इन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, तो मेरी इमेजिनेशन का मतलब सोच, तो मेरी सोच से या मेरी कल्पना में, तो मेरी कल्पना के अंदर इस बहुप्रतीक्षित लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड यानी बहुप्रतीक्षित जो मित्र है उसकी छवि बढ़ाने के लिए, इमेज यानी छवि, तो मेरी कल्पना में मेरी इस बहुप्रतीक्षित दोस्त की छवि बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जोट डाउन, जोट डाउन यानी संक्षेप में लिखना, तो तथ्यों के रूप में इन दिस डायरी वे मोस्ट पीपल वुड डू, तो आई डोंट वांट टू जोट डाउन कि मैं संक्षेप में नहीं लिखना चाहती, डोंट वांट यानी छोटी बातें नहीं लिखना चाहती, द फैक्ट्स उन तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में अपने अनुभवों को या मेरी बातों को संक्षेप में नहीं लिखना चाहती, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो डायरी है वो मेरी क्या बने, मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस फ्रेंड को किट्टी नाम से पुकारूंगी। इट मीन्स मेरी जो डायरी है उसका नाम क्या होगा, किट्टी, उसका नाम किट्टी होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वे क्वेश्चंस हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी कि हम ये चेक कर पाएंगे कि अब तक जो हमने पढ़ा वो हमारे कितना समझ में है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन डायरी अ स्ट्रेंग एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, कि जो डायरी लिखना था वो एन फ्रैंक के लिए एक अजीब अनुभव क्यों था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इसके दो कारण थे अजीब अनुभव के। पहला कारण था कि एक तो जो एन फ्रैंक था उसको डायरी लिखना नहीं आता था और उसने पहले कभी लिखा भी नहीं था। दूसरा कारण ये था कि बाद में न तो वो न ही कोई अन्य व्यक्ति 13 वर्षीय स्कूली छात्र के लिखे हुए जो भी रचना थी उसमें कोई रुचि नहीं लेगा। ऐसा सोचने से उसको अजीब एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, कि जो एन फ्रैंक थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। तो उसका आंसर होगा कि वो डायरी इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि उसके पास कोई भी एक सच्चा मित्र नहीं होता और उसे लगता था कि कागज़ के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य रहता है, इसलिए वो एक डायरी रखना चाहती थी। तीसरा क्वेश्चन है, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, कि एन फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती है कि वो ज़्यादा भरोसा कर सकती है डायरी पर देन पीपल, लोगों की अपेक्षा और डायरी पर ज़्यादा भरोसा कर सकती है, ऐसा वो क्यों सोचती है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ऐसा सोचने के दो कारण हैं। पहला कारण कि डायरी में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है और दूसरा कारण वो डायरी को अपना सच्चा मित्र मानती है, वो इतना गहरा मित्र मानती है कि शायद वो अपनी गोपनीय बातें भी उसमें लिख सकती है, इसलिए वो डायरी को ज़्यादा भरोसेमंद मानती है लोगों की अपेक्षा। अब देखते हैं आगे कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, तो प्लंज राइट इन
प्लंज राइट इन का मतलब है कि अगर सीधी बात करें, अगर बिल्कुल सीधे सीधे बात करें तो अगर सीधे सीधे बात करें तो सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कि कोई भी नहीं समझेगा अ वर्ड, एक शब्द ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, कि मेरी जो कहानियाँ हैं उनमें से एक भी शब्द कोई नहीं समझेगा जो कुछ भी मैं किट्टी को बोलूँगी। किट्टी, किट्टी का मतलब उसकी वो डायरी, कि अगर मैं सीधी बात करूँ तो मेरी बातों का कोई भी अर्थ नहीं समझेगा। इट वुड बी बेटर प्रोवाइड टू ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो बेहतर होगा, आई वुड बेटर, तो इसका मतलब होगा बेहतर होगा कि, या अच्छा होगा कि। तो बेहतर होगा कि प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, कि मैं एक प्रोवाइड उपलब्ध करवाऊँ ब्रीफ स्केच यानी छोटा सा रेखा चित्र, यानी मेरे ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा रेखा चित्र मैं उपलब्ध करवाऊँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मैं ऐसा करना बहुत कम पसंद करती हूँ, या ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं छोटी बातें करूँ, लेकिन क्या करूँ, यही मेरे लिए बेहतर होगा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, तो मेरे पिता सबसे प्यारे पिता, या यूँ कहें कि सबसे अच्छे पिता। आई हैव एवर सीन, अब तक जितने मैंने पिता देखे उनमें सबसे अच्छे पिता मेरे ही हैं। डिडंट मेरी माई मदर, और उन्होंने शादी नहीं की मेरी मम्मी से, अनटिल जब तक के ही वाज 36, कि जब तक कि उनकी उम्र 36 साल नहीं हो गई तब तक उन्होंने मेरी मम्मी से शादी नहीं की। एंड शी वाज 25, और मेरी माँ 25 यानी 25 साल की थी उस वक्त। माई सिस्टर, तो मेरी बहन मार्गोट, ये नाम है इसकी बहन का, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, कि मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट है वो फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी के अंदर है जगह, उसमें 1926 को पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जुलाई 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक मैं 4 साल की हुई, यानी 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी जो थे वो एमिग्रेटेड इन प्रवास कर गए, पलायन कर गए हॉलैंड के अंदर इन 1933 में। माई फादर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये नाम है उनके पिताजी का, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और मेरे पिताजी हॉलैंड गए सितंबर के अंदर। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू, और जबकि मार्गोट यानी मेरी बहन एंड आई और मैं, वो भेज दिए गए या रहने के लिए भेज दिए गए आचेन, आचेन जगह का नाम है, वहाँ पर भेज दिया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मार्गोट जो मेरी बहन थी वेंट वो गई हॉलैंड इन दिसंबर, एंड दिसंबर के अंदर हॉलैंड चली गई पिताजी के पास। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं फरवरी के अंदर चली गई। फॉलोड एंड उसके बाद जो फरवरी आई उसमें मैं चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और जब मुझे प्लंक्ड डाउन यानी पटक दिया, कि मुझे पटक दिया गया टेबल के ऊपर एज ए बर्थडे प्रेजेंट, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में, यानी बर्थडे के ऊपर मेरे रूप में गिफ्ट दिया गया मेरी बहन को, यानी मेरी बहन को मेरे रूप में मेरा गिफ्ट दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टसेरी नर्सरी स्कूल, और मैंने शुरू की अपनी पढ़ाई मॉन्टसेरी नर्सरी स्कूल के अंदर। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, तो मैं वहाँ पर रुकी जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तो मैं वहाँ पर पहली क्लास में पढ़ाई शुरू की। इन द 6th और 6ठी क्लास के अंदर, 6th फॉर्म यानी 6ठी क्लास में, माई टीचर वाज मिसेस कुपरस, कि मेरी अध्यापिका कौन थी, श्रीमती कुपरस, ये अध्यापिका का नाम है। द हेड मिस्ट्रेस, और ये मेरी प्रधानाध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल,
और जब अंत हुआ यानी साल के अंत में हम दोनों ही रोए। इन टीयर्स का मतलब वेप्ट, हम दोनों रोए। एज वी सेड, क्योंकि हमने क्या कहा था, हार्ट ब्रेकिंग, हृदय विदारक, यानी हृदय विदारक फेयरवेल यानी विदाई। तो हृदय विदारक विदाई में हम दोनों खूब रोए। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड बेड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो 1941 था, उसकी गर्मियों में मेरी ग्रैंडमा, मेरी जो दादी माँ थी, फेल इल, वो बीमार हो गई। एंड हेड टू, यानी हेड टू आया यहाँ पर, तो हेड टू का मतलब है कि वो काम जो मजबूरी में करना पड़ा। तो हमें क्या करवाना पड़ा, एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे के ऊपर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। लिटिल यानी ना के बराबर, यानी केवल मुझे बर्थडे बोला गया और कुछ भी नहीं हुआ, खाने पीने का कुछ नहीं हुआ। तो मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन यूं ही चला गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी ग्रैंडमा 1942 के अंदर ही मर चुकी थी, यानी मर गई थी। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई भी ये बात नहीं जानता कि मैं कितना, हाउ ऑफन कितनी बार, आई थिंक ऑफ हर कि उसके बारे में सोचती थी। कोई भी नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितनी बार सोचा करती थी। एंड स्टिल लव हो, और अभी भी मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, इसके बारे में कोई नहीं जानता। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमा कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। तो दिस बर्थडे ने, ये वाला जो बर्थडे था, ये जन्मदिन था, सेलिब्रेशन 1942 यानी 1942 के अंदर मेरा जो जन्मदिन मनाया गया, वाज इंटेंडेड, तो उसमें इरादा था, इंटेंडेड यानी इरादा, मेकअप, मेकअप यानी कमी पूरी करना, कि उसमें कमी पूरी की जाएगी। फॉर द अदर यानी अन्य जो सेलिब्रेशंस हुए, जो अन्य बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए, उनके अंदर जो कमियां रह गई, उन कमियों को पूरा किया जाएगा। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, तो अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी अम्मा की जो कैंडल थी या जो मोमबत्ती थी वो भी जलाई गई। यानी मेरे बर्थडे की कैंडल्स के साथ जो मेरी दादी अम्मा मर गई थी, उनके नाम की एक कैंडल जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, कि हम चारों, यहाँ पर हम चारों से मतलब है खुद लेखिका यानी कि एन फ्रैंक, इसकी बहन मार्गोटा, इसके पिताजी और इसकी माँ, यानी चारों। तो हम चारों बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और ये सब चीज़ें मुझे वर्तमान यानी आज की तारीख यानी 20 जून 1942 को ले आई। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, तथा अपनी डायरी के प्रति, जो मेरी किट्टी थी उसका नाम, डायरी के प्रति गंभीर, सोलेमन यानी गंभीर और डेडिकेशन यानी समर्पण। तो ये सब चीज़ें मेरी डायरी के प्रति गंभीर समर्पण की तरफ मुझे लेकर आई। अब तक हमने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में ओरल कॉम्प्रिहेंशन हम चेक करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, कितना हमारे समझ में आया। तो क्वेश्चन एक देखते हैं, वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि एन क्यों अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा रेखा चित्र प्रस्तुत करती है। तो हमारा उत्तर होगा कि वो अपनी ज़िंदगी का रेखा चित्र इसलिए प्रस्तुत करती है ताकि लोग उसकी बातों को समझ सकें और उनकी लिखी हुई कहानियों को समझ सकें। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो क्या चीज़ है जो आपको ये बताती है कि एन अपनी दादी माँ को बहुत प्रेम करती थी। तो हमारा उत्तर होगा एन अपनी दादी माँ को बहुत प्रेम करती थी क्योंकि जब वो बीमार हुई तो उसको ये बहुत याद करती थी। इसके अलावा जब वो मरी तो मरने के बाद 1 साल उसने अपना बर्थडे नहीं मनाया और नेक्स्ट ईयर जब मनाया तो दादी माँ के लिए एक अलग से मोमबत्ती जलाई। तो ये सब बातें हमें बताती है कि एन अपनी दादी माँ को बहुत प्रेम करती थी। इस तरह से इस लेसन का फर्स्ट पार्ट ये ख़त्म होता है।
जय हिंद, जय भारत।